तो सोचिए एक ऐसा घर है जिसकी नींव और कमरे ना 1971 में तय कर दिए गए थे। यानी काफी पुरानी बात है। हाँ, और उस वक्त परिवार छोटा था, लेकिन आज आधी सदी के बाद सदस्यों की संख्या 3 गुना हो चुकी है। बिल्कुल, पर घर वही है और कमरे भी उतने ही हैं। सही कहा। और अब नियम आ गया है कि 2027 तक इस घर के 1/3 कमरा नए और बेहद जरूरी सदस्यों के लिए पक्के तौर पर आरक्षित करने होंगे। ये कोई कहानी नहीं लग रही मुझे। बिल्कुल नहीं, ये बल्कि हमारी संसद और भारतीय लोकतंत्र की आने वाली सच्चाई है। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी सच्चाई की तह तक जाने वाले हैं। हाँ, और सुनने वालों को बता दूं कि आज की हमारी ये चर्चा 3 अप्रैल 2026 के असम ट्रिब्यून के एक बहुत ही शानदार न्यूज़पेपर एनालिसिस पर आधारित है, जिसमें राजनीति, चुनाव के कड़े नियम और अर्थशास्त्र, इन तीनों तारों को जोड़कर देखा गया है। बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि हम इस पूरी मशीनरी को लाइन बाय लाइन समझें, क्योंकि हम आज सिर्फ पुर्जे नहीं देख रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि वो पुर्जे आखिर घूमते क्यों हैं। और जब हम पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को अलग-अलग पढ़ते हैं ना, तो अक्सर जो मूल बात होती है वो छूट जाती है। हाँ, मतलब अगर संसद में सीटें बढ़ानी हैं तो उसका असर सिर्फ कुर्सियों पर नहीं पड़ता। सही कहा, उसका असर देश के बजट और चुनावी वादों पर भी पड़ता है। आज का ये डीप डाइव इसी बिगर पिक्चर को गहराई से समझने के बारे में है। तो इसी घर से शुरुआत करते हैं। सोर्स के मुताबिक 16 अप्रैल से संसद का एक विशेष बजट सत्र शुरू होने वाला है। और चर्चा ये है कि लोकसभा की सीटों को मौजूदा 543 से बढ़ाकर सीधे 816 किया जाएगा। 816 मतलब 543 से सीधा इतना बड़ा जंप। इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। अच्छा, जो 106वां संविधान संशोधन है। बिल्कुल, ये कानून लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर मौजूदा 543 सीटों में से ही महिलाओं को हिस्सा दे दिया जाए तो बहुत सारे मौजूदा नेताओं की सीटें कट जाएंगी और इससे भारी राजनीतिक बवाल हो सकता है। तो मतलब बिना किसी को हटाए महिलाओं को उनका हक देने का रास्ता यही निकाला गया कि कुल सीटों की संख्या ही बढ़ा दी जाए। एकदम सही, जैसे कि आपने कहा था ना, नए सदस्यों के लिए घर में एक नया फ्लोर ही बना दिया जाए। ये एनालॉजियां बिल्कुल फिट बैठती है। हाँ, और ये आरक्षण 15 साल तक लागू रहेगा। इसके साथ ही एक अहम शर्त ये भी है कि हर डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद इन आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाएगा। रोटेट किया जाएगा मतलब ताकि एक ही सीट हमेशा के लिए रिजर्व ना रह जाए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर ना एक राजनीतिक खींचतान भी साफ नजर आ रही है इस रिपोर्ट में। हाँ, विपक्ष का आरोप है कि सरकार आने वाले राज्य चुनावों में फायदा लेने के लिए इस पूरी प्रक्रिया में बहुत जल्दबाजी कर रही है। और वहीं सरकार का तर्क है कि वे सिर्फ अपना संवैधानिक दायित्व निभा रहे हैं। पर दावों से परे अगर हम इसकी असली प्रक्रिया को समझें तो ये परिसीमन का मुद्दा बड़ा उलझा हुआ लगता है। बिल्कुल। तो अगर संविधान के अनुच्छेद 81 को देखें तो वो इसके बारे में क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 81 लोकसभा की अधिकतम सीटों और जनसंख्या के आधार पर हर राज्य के प्रतिनिधित्व को तय करता है। अच्छा। इसके लिए बाकायदा एक परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। अब यहाँ इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प पेज है। वो क्या? भारत में लोकसभा की सीटें 1971 की जनगणना के आधार पर ही फ्रीज हैं, यानी स्थिर हैं। और 2001 में जब आखिरी बार परिसीमन हुआ था तब क्या हुआ? तब सिर्फ निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदली गई थी, मतलब नक्शे पर लाइनें इधर उधर की गईं, लेकिन कुल सीटें 543 ही रखी गईं। ये तो कमाल है। और ये फ्रीज कब तक लागू है? ये फ्रीज 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना, मतलब 2027 के सेंसस तक लागू है। एक सेकंड रुकिए। 1971 से लेकर अब तक देश की आबादी कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन सीटें फ्रीज्ड हैं। इसका क्या लॉजिक था? इसका बहुत बड़ा कारण था परिवार नियोजन या कह ले फैमिली प्लानिंग। अच्छा। हाँ, 1970 के दशक में जब जनसंख्या नियंत्रण अभियान चला तो दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने अपनी आबादी को काबू में रखा। बिल्कुल, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में आबादी तेजी से बढ़ती रही। अब सोचिए, अगर सीटें सिर्फ कुल आबादी के आधार पर बढ़ती तो क्या होता? तो दक्षिण के राज्यों को तो उनकी सफलता की सजा मिल जाती, मतलब संसद में उनका दबदबा कम हो जाता। एकदम सही पकड़ा आपने। इसीलिए 1976 में 42वें संशोधन के जरिए सीटों को फ्रीज कर दिया गया, ताकि हर राज्य को जनसंख्या नियंत्रण के लिए बराबर समय मिल सके। ये तो बहुत ही रणनीतिक फैसला था। बिल्कुल। और
इसी परिसीमन आयोग से जुड़े कुछ पुराने यूपीएससी के सवाल भी हमारे सोर्स में दिए गए हैं जो इस आयोग के काम करने के तरीके को खोल कर रख देते हैं। हाँ, जैसे 2024 के प्रीलिम्स में एक बड़ा सीधा सा सवाल पूछा गया था कि दिसंबर 2023 तक भारत में कितनी बार परिसीमन आयोग बना है, और इसका जवाब है सिर्फ 4 बार। सिर्फ 4 बार। कब कब? 1952, 63, 73 और आखिरी बार 2002 में। तो यहाँ एक बड़ा लॉजिकल सवाल खड़ा होता है कि 81 और 91 की जनगणना के बाद ये आयोग क्यों नहीं बना? क्योंकि जब 1976 में सीटें ही 2001 तक के लिए फ्रीज कर दी गई थीं, तो हर 10 साल में बाउंड्री बदलने की वो माथापच्ची करने का कोई मतलब ही नहीं था। हाँ, क्योंकि राज्यों के अंदर भी नए सिरे से चुनाव क्षेत्र तय करना बहुत राजनीतिक उथल-पुथल लाता है। बिल्कुल, इसीलिए उस पूरी प्रक्रिया को ही टाल दिया गया। और जब ये काम होता है तो इस आयोग के पास आखिर ताकत कितनी होती है? ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है। यूपीएससी 2012 के एक सवाल से पता चलता है कि ये आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। और चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। हाँ, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि परिसीमन आयोग के आदेशों को देश की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी भी अदालत में नहीं? ऐसा क्यों? मतलब लोकतंत्र में तो हर फैसले की न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए ना? न्यायिक समीक्षा तो जरूरी है, लेकिन सोचिए अगर परिसीमन के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी जाने लगी तो क्या होगा? तो हर वो नेता जिसकी सीट कटी है या जिसका इलाका बदला है वो स्टे ऑर्डर ले आएगा। बिल्कुल, और इससे देश में कभी चुनाव समय पर हो ही नहीं पाएंगे। अच्छा, तो चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए ही इसे अदालती दखल से पूरी तरह बाहर रखा गया है। हाँ, और साथ ही एक और बारीक बात यह है कि ये आयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या मतलब एससी और एसटी वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करता है। लेकिन ओबीसी वर्ग के लिए नहीं करता? नहीं, क्योंकि संविधान में राजनीतिक आरक्षण का ढांचा सिर्फ एससी एसटी के लिए ही बनाया गया था। तो जब नक्शे पर नई लाइनें खिंचती हैं तो जाहिर है पुराने राजनीतिक समीकरण टूटते हैं और नई रस्साकशी शुरू होती है। हाँ, माहौल बहुत गर्मा जाता है। ऐसे में चुनाव के दौरान माहौल बहुत तनावपूर्ण हो सकता है। यहीं से चुनाव आयोग का एक बहुत ही सख्त नियम मैदान में आता है जिसे हम साइलेंस पीरियड कहते हैं। बिल्कुल, असम विधानसभा चुनावों के संदर्भ में इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 7 अप्रैल शाम 5 बजे से 9 अप्रैल शाम 5 बजे तक ये साइलेंस पीरियड लागू किया गया है। तो ये पूरे 48 घंटे का समय होता है? हाँ, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126(1)(b) के तहत ये लागू होता है। यानी वोटिंग खत्म होने के तय समय से ठीक 48 घंटे पहले हर तरह का चुनावी शोर बंद करना होता है। सही कहा। इसका मकसद मतदाता को बिना किसी बाहरी शोर या आखिरी मिनट के मनोवैज्ञानिक दबाव के स्वतंत्र रूप से सोचने का मौका देना है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे एग्जाम हॉल में पेपर शुरू होने से ठीक पहले का जो पूर्ण सन्नाटा होता है ताकि छात्र अपने दिमाग को शांत कर सकें। ये बहुत सटीक एनालॉजी है। मतलब टीवी, रेडियो, केबल नेटवर्क पर कोई राजनीतिक विज्ञापन नहीं, कोई ओपिनियन पोल नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल है। आज के इस डिजिटल और व्हाट्सएप वाले दौर में जहां हर सेकंड लाखों मैसेज फॉरवर्ड होते हैं, वहां इस साइलेंस पीरियड को लागू करना तो छलनी से पानी रोकने जैसा है ना? ये आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आखिर कानून का मूल ढांचा उस समय बना था जब सिर्फ अखबार, लाउडस्पीकर और रेडियो होते थे। तो चुनाव आयोग इसे कंट्रोल कैसे करता है? आज चुनाव आयोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर काम करता है। अगर कोई उम्मीदवार या पार्टी आधिकारिक रूप से कोई स्पॉन्सर्ड एड या बल्क मैसेजिंग चलाती है ना, तो उसे तुरंत ब्लॉक किया जाता है। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर जो लोग मैसेज एक दूसरे को भेजते हैं, उसे रोकना तो लगभग असंभव है। वो असंभव है, लेकिन फिर भी जब सार्वजनिक रैलियां रुक जाती हैं, लाउडस्पीकर बंद हो जाते हैं और मास मीडिया शांत हो जाता है, तो माहौल में एक ठहराव जरूर आता है। और अगर कोई उम्मीदवार अति उत्साह में आकर इस नियम को तोड़ दे तो क्या होगा? तो इसकी सजा बहुत गंभीर है। इस नियम के उल्लंघन पर 2 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। अरे बाप रे! हाँ, संविधान के अनुच्छेद 324 और 327 चुनाव आयोग को ये ताकत देते हैं कि वो चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इन नियमों को सख्ती से लागू करें। कड़े नियमों की बात करें तो हमारे पास यूपीएससी 2021 का एक और सवाल है इस सोर्स में, जो दिखाता है कि राजनीति में दांव कितने ऊंचे होते हैं। हाँ, वो सवाल जो एक उम्मीदवार के एक से ज्यादा सीटों पर लड़ने के बारे में है। बिल्कुल। सवाल में 1991 के लोकसभा चुनाव का जिक्र है, जब देवीलाल जी 3 अलग-अलग सीटों से चुनाव लड़े थे।
हालांकि बाद में नियम बदलकर एक उम्मीदवार को अधिकतम 2 सीटों तक सीमित कर दिया गया। लेकिन अगर कोई नेता दोनों सीटें जीत जाए तो उसे एक सीट छोड़नी पड़ती है। हाँ, और फिर वहां उपचुनाव यानी बाय इलेक्शन होता है। तो सवाल यह है कि उस बाय इलेक्शन का जो करोड़ों का खर्च होता है वो कौन उठाता है? क्या वो नेता या उसकी पार्टी? इसका जवाब है आम करदाता, मतलब पब्लिक का पैसा। बिल्कुल। वर्तमान में नियम यही है कि उपचुनाव का पूरा खर्च सरकारी खजाने से जाता है, पार्टी से नहीं। ये तो अजीब व्यवस्था है। मतलब एक नेता अपनी जीत पक्की करने के लिए 2 जगह से लड़ता है और उसके बाद जब वो एक सीट छोड़ता है तो नया चुनाव कराने का खर्च आम जनता भुगतती है। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने कई बार ये प्रस्ताव भेजा है। क्या प्रस्ताव? कि जो भी उम्मीदवार इस तरह सीट छोड़ता है ना, उससे उपचुनाव का खर्च वसूला जाना चाहिए, जो कि लाखों में होता है। ये सही रहेगा। या फिर एक उम्मीदवार को सिर्फ एक ही सीट से लड़ने का नियम बना देना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये सिर्फ एक प्रस्ताव ही है, कोई कानून नहीं। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जो चुनाव से ठीक पहले सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। हाँ, वादों का शोर। बिल्कुल। साइलेंस पीरियड के सन्नाटे से पहले जो सबसे तेज आवाज होती है वो होती है वादों की। मुफ्त बिजली, खाते में पैसे, कर्ज माफी। सोर्स के अगले हिस्से में इन कल्याणकारी योजनाओं या कह लें वेलफेयर स्कीम्स के पीछे का अर्थशास्त्र समझाया गया है। और यहीं पर आकर राजनीति और अर्थशास्त्र आपस में बुरी तरह टकरा जाते हैं। में बांटा जाता है। जी। पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या राजस्व व्यय, जैसे सब्सिडी देना या खाते में सीधा कैश ट्रांसफर करना, जिससे कोई नई सड़क या अस्पताल नहीं बनता। बिल्कुल। और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय, जो लंबे समय तक काम आने वाली संपत्ति बनाता है। बुनियादी अर्थशास्त्र तो यही कहता है ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर इफेक्ट कहीं ज्यादा होता है। हाँ, यानी अगर आप सड़क पर 100 रुपए लगाते हैं तो वो अर्थव्यवस्था में घूमकर हजारों रुपए का रोजगार और व्यापार पैदा करता है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना इतना ही फायदेमंद है तो सरकारें कैश ट्रांसफर योजनाओं पर इतना जोर क्यों देती हैं? मेरा मतलब है, एक पुरानी कहावत है, भूखे को मछली खिलाने से बेहतर है उसे मछली पकड़ना सिखाना। हाँ, ये बहुत बार कहा जाता है। पर अगर इंसान आज इतना कमजोर है कि वो चल भी नहीं सकता तो पहले उसे जिंदा रखना जरूरी है ना। आपने बिल्कुल सही दुखती रग पर हाथ रखा है। और अर्थशास्त्र में बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के एक कॉन्सेप्ट से इसे समझा जा सकता है, जिसे प्रेजेंट बायस कहते हैं। प्रेजेंट बायस, ये क्या होता है? ये मानव स्वभाव है कि हम भविष्य के बड़े फायदे के मुकाबले आज मिलने वाले छोटे फायदे को ज्यादा तरजीह देते हैं। अच्छा। लेकिन जो लोग अत्यंत गरीब हैं, उनके मामले में ये सिर्फ एक बायस या स्वभाव नहीं है, ये उनके सर्वाइवल की मजबूरी है। मतलब अगर मैं इसे आज के तकनीकी युग के एक उदाहरण से समझूं तो मान लीजिए एक स्मार्टफोन की बैटरी सिर्फ 1% बची है और उसी वक्त फोन पर एक बहुत बड़े और शानदार सॉफ्टवेयर अपडेट का नोटिफिकेशन आता है जो फोन को बहुत फास्ट बना देगा। लेकिन वो अपडेट इंस्टॉल होने में आधा घंटा लगेगा। बिल्कुल। तो क्या उस वक्त अपडेट का बटन दबाया जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फोन तो अगले ही मिनट बंद होने वाला है। एग्जैक्टली। उस 1% बैटरी वाले फोन को सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं बल्कि तुरंत एक चार्जर की जरूरत है। ये तुलना इस स्थिति को बहुत साफ कर देती है। जो परिवार भुखमरी के कगार पर है ना, जिसके पास आज रात पकाने के लिए राशन नहीं है, उसके लिए 5 साल बाद बनने वाले एक्सप्रेसवे या स्मार्ट सिटी का तुरंत कोई मोल नहीं है। उसकी 1% बैटरी को आज ही चार्जर चाहिए। हाँ, और वो चार्जर है कैश ट्रांसफर। असम की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। सोर्स में असम का क्या कॉन्टेक्स्ट दिया है? वहां प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। एक बहुत बड़ा वर्ग असंगठित क्षेत्र में काम करता है, जहां कल की कोई गारंटी नहीं होती। तो ऐसे में जो असम सरकार की अरुणोदय योजना है, जिसके तहत महिलाओं के खाते में हर महीने नकद पैसा दिया जाता है, वो एक सर्वाइवल चार्जर का काम करती है। बिल्कुल सही। लेकिन एक सवाल है, महिलाओं के खाते में ही क्यों? क्योंकि दुनिया भर के आर्थिक शोध ये साबित कर चुके हैं कि जब पैसा परिवार की महिला के हाथ में जाता है ना, तो वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सही पोषण पर खर्च करती है। अच्छा, तो ये सिर्फ खैरात नहीं है, ये ह्यूमन कैपिटल या मानव संसाधन में किया गया निवेश है। बिल्कुल। जो बच्चा आज कुपोषण से बच जाएगा वही तो कल उस नई एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर पाएगा ना। सही बात है। और शायद इसीलिए ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अगर पूरी दुनिया का ट्रेंड देखें तो इस रिपोर्ट में कंडीशनल कैश ट्रांसफर या सीसीटी का जिक्र है। हाँ, इसके प्रयोग काफी सफल रहे हैं। जैसे ब्राजील में बोल्सा फैमिलिया और मेक्सिको में प्रॉस्पेरा जैसी योजनाओं ने लाखों लोगों को भयानक गरीबी से बाहर निकाला है। और उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं बांटा,
बल्कि एक शर्त लगा दी। कैसी शर्त? जैसे कि पैसा तभी मिलेगा जब बच्चों की स्कूल में 80% अटेंडेंस पूरी होगी या उनका नियमित टीकाकरण कराया जाएगा। अरे वाह! और भारत में भी जननी सुरक्षा योजना इसी तर्ज पर काम करती है। हाँ, गर्भवती महिलाओं को नकद सहायता तभी मिलती है जब वे अस्पताल जाकर डिलीवरी करवाती हैं, जिससे मातृ और शिशु मृत्यु दर में भारी कमी आई है। तो ये शर्तें उस चार्जर के साथ भविष्य के सॉफ्टवेयर अपडेट को भी जोड़ देती हैं। बिल्कुल, इससे तात्कालिक जरूरत भी पूरी होती है और लंबे समय का ढांचागत विकास भी होता है। इसलिए हर कैश स्कीम को सिर्फ चुनावी रेवड़ी मान लेना अर्थशास्त्र की बहुत उथली समझ होगी। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने की कोई एक घटना नहीं है, बल्कि एक पूरी सप्लाई चेन है। सही कहा आपने। संसद में नए कमरों की जरूरत यानी परिसीमन के गणित को हमने समझा, वहां से निकलकर चुनावी दंगल को शांत रखने वाले साइलेंस पीरियड की चुनौतियों को देखा, और अंत में इस बात की तह तक गए कि कल्याणकारी वादे कैसे गरीबी से जूझ रहे समाज के लिए एक बेहद जरूरी चार्जर का काम करते हैं। पूरी मशीन पर असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। और इसी मशीन के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ सवाल पीछे छूट जाता है, जो सुनने वालों को सोचने पर मजबूर करेगा। वो कौन सा सवाल है? आज के विश्लेषण की शुरुआत में हमने बात की थी कि संसद की सीटों का 1971 वाला फ्रीज 2027 की जनगणना के बाद खुल जाएगा। बिल्कुल। अब देखिए, भारत के दक्षिणी राज्यों ने पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या नियंत्रण पर बेहतरीन काम किया है। हाँ, उन्होंने अपनी आबादी रोकी है। वहीं कुछ अन्य राज्यों की आबादी तेजी से बढ़ी है। अगर 2027 के बाद सिर्फ नई आबादी के हिसाब से संसद की सीटें बढ़ाई गईं, तो क्या उन राज्यों की राजनीतिक ताकत संसद में कम नहीं हो जाएगी जिन्होंने देश हित में अपनी आबादी को कंट्रोल किया? ये तो बहुत बहुत बड़ा विरोधाभास है। क्या एक अच्छे काम की सजा राजनीतिक नुकसान के रूप में मिलेगी? ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जो आने वाले समय में भारतीय लोकतंत्र की नींव को हिला सकता है। और इस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। बिल्कुल, ये एक ऐसा विचार है जो हर जागरूक इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगा। तो इसी विचार के साथ आज की इस बौद्धिक यात्रा को यहीं विराम देते हैं। इस पूरी व्यवस्था का पोस्टमार्टम करने में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।